हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में। और यहाँ पर अभी अपन जितना भी काम करेंगे वो सब आपको टेलीग्राम पर एज ए पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर अपना एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए, जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन की बात की जाती है तो मेनली बोर्ड मास का इस्तेमाल किया जाता है। और बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो सबसे पहले सोल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे अंदर का ब्रैकेट है आपके पास ये। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अपना एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये बन गया 3 - 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1/2। आगे में आपके पास है हाफ इंटू, और इस ब्रैकेट की वैल्यू जो कि है हाफ, तो ये आ गया 1/4। फिर यहां पर है अपने पास 1/3 माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो कि अपने पास आई थी 1/4। तो 1/3 माइनस 1/4 एलसीएम आ जाएगा 4 × 12। तो 3 का 4 बार में, 4 का 3 बार में, तो ये आ गया 1/12। फिर यहां पर आप देखिए आगे में आपके पास है 5/6 डिवाइडेड 1/12। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बन जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 12/1। 6 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो 5 दूनी 10। तो ये पूरा आ गया 10 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं ये अपने पास बन गया 7 1/4 माइनस 10। अब यहां पर आप देखिए जो अपने पास ऑप्शन है वो सारे मिक्स फ्रैक्शन में, तो फिर अपन इसको मिक्स फ्रैक्शन में रहने देते हैं। सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर लीजिए। इसको मैं लिख देता हूं 7 + 1/4, और ये अपने पास -10। तो ये 7 - 10 ये तो बन गया -3, और ये आ गया +1/4। तो अब आप देखिए ये जो है ये तो है नेगेटिव साइन के साथ और ये है पॉजिटिव साइन के साथ। तो मैं इसको 3 1/4 इस तरीके से नहीं लिख सकता, ये लिखना सरासर गलत है। ना ही मैं इसको -3 1/4 लिख सकता हूं, ये भी गलत है। क्योंकि जब तक दोनों के साइन सेम नहीं होंगे तब तक आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो यहां पर आप देखिए ये -3 को तो अपन पॉजिटिव में नहीं बना सकते, लेकिन ये जो +1/4 है इसको मैं नेगेटिव में बना सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस -3 में से एक 1 को अलग कर देता हूं। तो इसको मैंने लिख दिया -2 - 1 + 1/4, और ये -1 + 1/4 ये आपके पास हो जाएगा -3/4। तो ये बन गया -2 - 3/4। अब यहां पर दोनों की साइन सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूं -2 3/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे अपन को 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेटा दे रखा है, और अपन को पाइथन और जावा इसका रेशियो लेना है, पाइथन बाय जावा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा। तो ये वो लोग हैं जो पाइथन और जावा दोनों में प्रोफिशिएंट है। फिर प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली, ये वो लोग हैं जो केवल और केवल पाइथन में प्रोफिशिएंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि पाइथन में 70 लोग तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा वो लोग भी है जो जावा और पाइथन दोनों में है। तो ये जो 50 लोग हैं ये दोनों में आएंगे, पाइथन में भी आएंगे और ये जावा में भी आएंगे। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि पाइथन में 50 लोग और ऐड होंगे। फिर सेम तरीके से जावा में ये 60 लोग तो है ही सही जो कि केवल और केवल जावा में, लेकिन इसके अलावा 50 लोग वो भी है जो पाइथन और जावा दोनों जानते हैं, तो वो लोग जावा के भी पार्ट है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं 50 यहां पर भी ऐड होगा। प्रोफिशिएंट इन नाइदर लैंग्वेज, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों में ही नहीं है तो ये कहीं भी ऐड नहीं होगा। तो ये अपने पास बन गया 120/110, ये 1 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 12:11, ऑप्शन नंबर 2। अरविंद स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000 आफ्टर 4 months। भाविन ज्वाइन विद 1,20,000 एट द एंड ऑफ 8 months फ्रॉम द स्टार्ट। चंदन ज्वाइंड विद 1,60,000। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1,05,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द शेयर ऑफ चंदन। तो देखिए बोला जा रहा है कि अरविंद जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो यहां पे 3 लोग हैं, अरविंद, भाविन और चंदन। अरविंद ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपए से, और यहां पर अपन को जो प्रॉफिट बताना है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर का मतलब 12 महीने। तो यहां पे 80,000 रुपए हर महीने वो इन्वेस्ट करेगा। तो जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा 80,000 × 12। फिर भाबिन जो है वो 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है। टोटल टाइम में 12 महीने, उसमें से 4 महीने पहले ही निकल चुके हैं। तो अब जो टाइम उसके पास बचा वो बचा 8 महीने। वो हर महीने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा 1,20,000 × 8, क्योंकि वो 8 महीने तक इन्वेस्ट करेगा।
फिर 8 महीने के बाद चंदन ज्वाइन करता है 1,60,000 से, लेकिन अब इसने 8 महीने के बाद ज्वाइन किया तो इसके पास जो टाइम बचा वो केवल और केवल 4 महीने बचा। तो यहां पे इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,60,000 इंटू 4। यहां पर अपन को टोटल प्रॉफिट दे रखा है और चंदन का शेयर पूछ रहा है। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा उसी रेशो में होता है जिस रेशो में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसी का रेशो प्रॉफिट का भी रेशो बन जाएगा। तो यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले ये 4 जीरो तो अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों में। फिर इसके बाद यहां पर आप चाहे तो किससे 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए। ये 8 से ये गया और ये 2 बार में। फिर ये 4 से चला जाएगा 3 बार में 12 और 3 बार में। तो ये अपना रेशो बन गया 3:3:2। तो यही रेशो जो है वो इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशो में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट 1,05,000 है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों को मिला के जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो 3 + 3 + 2 दैट मीन्स कि 8 के बराबर होगा। तो 8 यूनिट की वैल्यू अपन को 1,05,000 दे रखी है और अपन से चंदन का प्रॉफिट पूछ रहा है जो कि 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहां पे मैं 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, मतलब कैंसिल आउट कर देता हूं। 4 का ये 2 बार में और ये 4 का कितनी बार में होएगा, तो 4 दूनी 8, 25, 4 का 6 बार में 24, 10, 4 दूनी 8 और 20, 4 पंजे 20 और 1 0। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 26,250। तो यही अपना चंदन का शेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट 80,000 फॉर 9 मंथ, बी इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 6 मंथ। व्हाट इज बी शेयर ऑफ ए 45,000 प्रॉफिट। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि ए और बी दो लोग हैं। ए जो है वो 80,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 9 महीने के लिए और बी जो है वो 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि बी का शेयर क्या होगा आउट ऑफ 45,000 प्रॉफिट, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो 45,000 है, उसमें बी का शेयर पूछा जा रहा है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले तो मेरे को इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना पड़ेगा। तो ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा 80,000 इंटू 9 और बी का जो बनेगा वो बनेगा 1,20,000 इंटू 6। तो ये 9 8 72, तो ये अपने पास हो गया 7,20,000 और 12 6 72, तो ये भी हो गया 7,20,000। दैट मीन्स कि दोनों बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। रेशो क्या आ गया 1:1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल प्रॉफिट 45,000 है, तो यहां पर इसका आप आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22,500, 22,500। तो ए का भी जो शेयर होगा वो 22,500 होगा, बी का भी 22,500। What is the average of all integers between 100 and 250 that are exactly divisible by 11? तो यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि 100 और 250 के बीच में जितने भी 11 के मल्टीपल है उन सबका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो 100 से जस्ट बड़ा जो नंबर 11 का मल्टीपल होगा वो अपन जानते हैं 110 होगा। तो सबसे पहला नंबर तो हो गया 110। फिर 110 के बाद यहां पर आप 11 11 जोड़ते जाइए, 121 आएगा, फिर 132 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अपन यहां पर आखिरी नंबर और निकाल लेते हैं। तो 250 से जस्ट पहला नंबर जो कि 11 से डिवाइड होगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं 250 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। 11 दूनी 22, तो 30 आ गया। 30 का मतलब 11 दूनी 22, मतलब रिमाइंडर बच गया 8। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 8 को अगर मैं घटा देता हूं तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगा। तो 250 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 242। तो ये जो 242 है ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 250 से जस्ट पहले 242 अपना आखिरी नंबर होगा जो कि 11 से डिवाइड होगा। तो इन सब का एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर इन सब का जो डिफरेंस है वो बराबर है 11। तो मैं बोल सकता हूं कि इनका जो एवरेज होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो 110 प्लस 242 डिवाइड बाय 2, बस इतना सा आप कर दीजिए और कुछ भी यहां पे आपको नहीं करना। तो ये आ गया 55, ये आ गया अपने पास 121, तो ये कितना आ गया 176। ऑप्शन नंबर 1। The average of 15 numbers is 80. The average of the first 6 numbers is 72. The average of the next 6 numbers is 25% more than the average of the first 6 number. The 13th number is 8 more than the 15th number and the 14th number is 10 less than the 15th number. What is the average of 13th and 14th number? तो देखिए यहाँ पे अपन को बोला जा रहा है कि 15 नंबर का जो एवरेज है वो 80 है। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो जो सम है उसको इक्वल करूंगा। 15 नंबर का जो सम होएगा तो सम इक्वल टू होता है एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज 80 और टोटल नंबर 15 है, तो इनका सम बन गया 15 इंटू 80। तो ये तो अपना हुआ 15 नंबर का सम। 15 नंबर का सम निकालने का एक और तरीका है, वो क्या
शुरुआती 6 नंबर का एवरेज 72 है, तो इन 6 नंबर का जो सम होगा वो हो जाएगा 6 इंटू 72। फिर बोल रहा है कि अगले 6 नंबर का जो एवरेज है वो शुरुआती 6 नंबर के एवरेज से 25% ज्यादा है। दैट मीन्स कि 72 से 25% ज्यादा, तो 25% का मतलब हो गया 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4, मतलब 4 में 1 का इंक्रीज। तो ये कितना बन गया अपने पास, 4 से 18 बार में 18 पंजे 90, तो ये आ गया 90। दैट मीन्स कि अगले 6 नंबर का जो एवरेज है वो 90 के बराबर है, तो इनका सम आ जाएगा 6 इंटू 90। फिर बोला जा रहा है कि जो 13th नंबर है वो 15th नंबर से 8 ज्यादा है, और जो 14th नंबर है वो 15th नंबर से 10 कम है। यहां पर आपके पास 6 और 6 12 नंबर हो चुके हैं, 3 नंबर अभी बाकी है, 13th 14th और 15th, और वो 13th 14th 15th के बारे में अपन को बोला गया है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 15th नंबर को x मान लेता हूं, तो जो 13th नंबर है वो 15th से 8 ज्यादा है, दैट मीन्स कि 13th हो जाएगा x + 8, और जो 14th है वो 15th से 10 कम है, तो 14th वाला हो जाएगा x - 10। तो यहां पर बाकी 3 नंबर अपने पास आ चुके हैं, तो इन तीनों को भी अपन को ऐड करना पड़ेगा, तो x + 8, x - 10 और x। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी हो गए अपने पास 15 नंबर, और ये भी 15 नंबर है, तो इनका सम मैंने इक्वल कर दिया। तो यहां पर ये 15 का 8 बार में 120, तो ये आ गया अपने 1200, 6 दूनी 12 की 2, 1 कैरी चला गया, 7 6 42 और 1 43, और 9 का 6 बार में 54, तो 540, ये आ जाएगा 3x, और 8 - 10 हो गया -2। तो यहां पर आप देखिए 432 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 430, और 430 + 540 अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 970। तो 3x = आ गया अपने पास 1200 - 970, दैट इज इक्वल टू 230। तो x = आ गया अपने पास 230/3। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 से 7 बार में 21, 6 बार में 18, तो ये बन जाएगा अपने पास 76.66। तो x की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, लेकिन अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से 13th और 14th नंबर का एवरेज पूछ रहा है। 13th नंबर था x + 8 और 14th था x - 10, तो इनका सम करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 2x होगा, और x अपने पास है 76.66, प्लस 8 - 10 करेंगे तो -2/2। तो यहां पर आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 76.66 - 1, दैट इज 75.66। ऑप्शन नंबर 3। A landlord bought a flat for ₹8 lakh. He wants to earn a 9% annual return on his investment after paying 2,000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक लैंडलॉर्ड है जो कि 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदता है, और अब इस पर उसको 9% का एनुअल रिटर्न चाहिए। इसके अलावा 2,000 रुपए मेंटेनेंस के तौर पर भी उसको देने पड़ते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितना मंथली रेंट वो सेट करे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी लैंडलॉर्ड जो होता है वो हमेशा मेंटेनेंस खुद की जेब से नहीं देता, जो भी किराएदार होता है उसी से वो लेता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी किराया वो सेट करेगा उसमें वो 2,000 रुपए पहले से ही जोड़ के रखेगा, और ये जो एनुअल रिटर्न चाहिए वो इन्वेस्टमेंट पे चाहिए। इन्वेस्टमेंट केवल और केवल 8 लाख है। 2,000 रुपए पर मंथ जो मेंटेनेंस है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, वो तो हर महीने उसको देना ही देना है, तो ये अलग चीज है। तो यहां पर जो अपन को इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न लेना है वो केवल 8 लाख पे लेना है। कितना लेना है, 9% का। तो सबसे पहले तो आप 8 लाख का 9% निकाल लीजिए, तो यहां पर बन जाएगा अपने पास 8 9 72,000। दैट मीन्स कि साल भर में 72,000 रुपए उसके पास आने चाहिए एज ए रिटर्न। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं साल भर में अगर 72,000 आने तो हर महीने कितने लेना पड़ेगा उसको, 72/12 मतलब 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए तो है ही सही, लेकिन 2,000 रुपए वो एज ए मेंटेनेंस भी देगा, जिसको भी वो मंथली रेंट में ही जोड़ेगा, क्योंकि अगर उसने अपनी जेब से दिया तो फिर उसका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 6,000 + 2,000 दैट इज कितना, 8,000। तो जो मंथली रेंट सेट करेगा वो करेगा 8,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। An amount is said to double in 5 years with compound interest. How many years will it take for the amount to grow to 8 times its original value? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक अमाउंट जो है वो दुगना हो जाता है 5 साल में। दैट मीन्स कि 1 रुपए जो है वो 2 रुपए बन जाते हैं 5 साल के अंदर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है कि हर 5 साल पे ये दुगना होता जाएगा। जैसे 1 रुपए जो है वो 5 साल में 2 रुपए बना, तो अब अगले 5 साल में ये 2 रुपए डबल होके 4 रुपए बन जाएंगे। फिर अगले 5 साल में ये 4 रुपए डबल होके 8 रुपए बन जाएंगे। तो यहां पर अपन को 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू करना था, मतलब 1 रुपए को 8 रुपए बनाना था। उसमें कितना टाइम लग गया, तो 15 साल लग गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1। ए सम बिकम्स 6600 in 2 years and 7920 in 3 years at compound interest. What is the original principal?
तो देखिए अपन से बोला जा रहा है कि एक सम जो है वो 6,600 रुपये बनता है 2 साल में और 7,920 रुपये बनता है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो अपन से प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है, जो अपना प्रिंसिपल है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट निकल के आया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 3 साल का अमाउंट है ये 2 साल वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट लग के बनेगा। दैट मीन्स कि ये जो आपको अमाउंट दे रखा है 7,920, ये 6,600 पर जितने परसेंट का इंटरेस्ट लगा होगा उसको मिला के है। तो यहां पर अगर मैं इंटरेस्ट रेट निकालना चाहूं तो उसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। 3 साल वाले में से 2 साल को आप घटा दीजिए, 7,920 माइनस 6,600, ये आपके पास आ जाएगा 9 में 6 गया 3 और ये 1,320। डेट मीन्स कि 1,320 रुपए का इंटरेस्ट है अपने पास कितने रुपए पे, 6,600 पर। तो यहां से अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूंगा तो उसको आप निकाल लीजिए, ये 66 का 2 बार में, दैट मीन्स 20%। तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ ये है कि इंटरेस्ट बदल जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, इस वजह से हर साल इंटरेस्ट आपको बढ़ता जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि हर साल 20% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहां पर मैं प्रिंसिपल को P मान लेता हूं। अब उस पर 20% का इंटरेस्ट लगा तो जो टोटल अमाउंट बना वो बन गया 120%। ये हो गया 1 साल का। फिर दूसरे साल की बात करेंगे तो फिर से 20% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये जो 20% का इंटरेस्ट लगेगा ये पूरे वैल्यू पे लगेगा। दैट मीन्स कि P इंटू 120/100 इस पे लगेगा। तो ये फिर से बन गया 120/100। ये हो गया आपके पास 2 साल का अमाउंट, और ये 2 साल का अमाउंट आपको दे रखा है 6,600 के बराबर। तो यहां पर आप चाहे तो ये 2 जीरो तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 12 इंटू 12 144, 144 से मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देता हूं। तो 144 का सबसे पहले तो ये 4 बार में जाएगा, 140 का 4 बार में 560, 4 चौको 16, तो वो बन जाएगा 576। 660 में से अगर आप 576 घटाते हैं तो आपके पास बन जाता है 60 प्लस 24, दैट मीन्स 84 का मतलब बन गया 840। और 144 का 5 बार में जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जा पाएगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ 45 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P इक्वल टू 4500 के समथिंग बनेगा। तो उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जब अपन को पता चल गया कि केवल एकमात्र ऑप्शन है जो कि 45 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर अपन डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने से क्या फायदा, फालतू टाइम ही खराब होगा। सुमन परचेज 25 liters of milk, 8 rupees 45 per liter, and another 15 liters of milk, 8 rupees 50 per liter. She combined both quantities and then sold the entire mixture 8 rupees 48 per liter. What was her total profit or loss? तो देखिए बोला जा रहा है सुमन ने 25 लीटर मिल्क 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से और 15 लीटर मिल्क 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से इन दोनों को आपस में मिला दिया और एक मिक्सचर बनाया, और फिर उस मिक्सचर को 48 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचा। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इसमें उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो यहां पर सबसे पहले तो जो ओरिजिनल कॉस्ट आनी चाहिए मिक्सचर की उसको अपन को निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप देखिए जो टोटल उसका अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 25 लीटर इंटू 45 रुपए पर लीटर, और फिर इधर जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15 इंटू 50। और ये जो टोटल अमाउंट बना ये कितने लीटर पे बना, तो 25 लीटर इधर था, 15 लीटर इधर था, मतलब टोटल 40 लीटर हुआ। तो अगर मेरे को पर लीटर की कॉस्ट निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप 40 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर आप देखिए इसको 40 से डिवाइड आप करें ना करें आपके ऊपर है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब ये जो ऊपर वाली आपके पास जो न्यूमरेटर आएगा उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 25 का 5 बार में 125 के 5, 12 कैरी चला गया। 25 का 4 बार में 100, 100 का मतलब 112, और ये आपके पास बन गया 750 डिवाइड बाय 40 है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 5 2 7, 11 और 7 18, तो ये बन गया 1875/40। अगर मैं 1875/40 करता हूं तो मेरे को 1 लीटर का अमाउंट मिल जाएगा। और अगर मैं इसको 1875 ही रहने देता हूं और ये जो 48 पर लीटर है इसको अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरा जो मिक्सचर है उसको कितने रुपए पर उसने बेचा ये पता चल जाएगा। तो यहां पर अपन डिसमल में वैल्यू निकालने से अच्छा डायरेक्ट इस 48 को 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 48 इंटू 40 अगर आप करेंगे तो कितना जाएगा, 4 चौको 16 की 6, एक कैरी चला गया, सॉरी 8 चौको 32 आएगा, 32, 3 कैरी चला गया, 4 चौको 16 और 3 19, मतलब 1920 रुपए। इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर है उसने 1920 रुपए में बेचा, लेकिन जो टोटल मिक्सचर उसको पड़ा वो 1875 में ही पड़ा। तो यहां पर एक तरीके से उसको फायदा हुआ, और कितना फायदा हुआ, तो 1920 माइनस 1875। तो यहां पर आप बोल सकते हो 25 प्लस 20 मतलब 45 रुपए का फायदा है। तो प्रॉफिट ऑफ ₹45, ऑप्शन नंबर 2।
A toy manufacturer produced 1200 toy cars at a total cost of 90,000. He donated 200 cars to a charity event. For the rest, he announced a 10% discount on the market price of rupees 120 per car. He also offered 2 toy cars free for every 8 toy cars purchased. If all 1200 toy cars were distributed, what is his overall gain or loss percentage? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 1200 टॉय कार बनाता है और टोटल कॉस्ट प्राइस जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 90,000 रुपए, लेकिन इन 1200 में से 200 कार को वो डोनेट कर देता है चैरिटी के लिए। तो जब कभी भी अपन कोई भी चीज डोनेट करते हैं तो फिर उस पर कोई भी गेन या लॉस परसेंटेज की बात अपन नहीं करते। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये 1200 में से 200 कार को सीधा हटा देते हैं। तो 1200 की जगह मैं इनको 1000 कार ही मानता हूं और यहां पर जो अपन को दे रखा है कि भैया ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट क्या होगा वो भी अपन 1000 कार पे ही निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो टोटल कॉस्ट दे रखा है ये पूरी 1200 टॉय कार का दे रखा है जिसको मैंने 1000 माना है। तो अब मैं जो ये टोटल कॉस्ट प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ये 1000 पर ही करूंगा, 1200 पे नहीं करूंगा। तो इससे एक कार का जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर अपन ने जो 200 कार डोनेट की उनको अपन ने हटा दिया तो उससे अपना क्या है कैलकुलेशन बच जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो एक कार का कॉस्ट प्राइस आएगा वो अब आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 90 रुपए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कार का कॉस्ट प्राइस आ गया 90 रुपए। फिर बोला जा रहा है कि वो बाकी बची हुई कार पर 10% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस वो सेट करता है 120 रुपए पर कार। तो मार्क प्राइस जो है वो आ गया यहाँ पे 120 रुपए। अब डिस्काउंट तो जो दिया जाता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहला डिस्काउंट तो उसने 10% का दिया, तो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 90%। फिर उसके बाद बोला गया कि हर 8 टॉय कार खरीदने पर 2 टॉय कार वो फ्री भी देता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता, मेनली डिस्काउंट होता है। तो इसको अपन डिस्काउंट परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो किस तरीके से डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप देखिए 8 टॉय कार खरीदने पे 2 टॉय कार दे रहा है, दैट मीन्स की टोटल कितनी कार दे रहा है 8 + 2 10, जिसमें से 2 कार फ्री है। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 पे 2 का डिस्काउंट दे दिया उसने। तो ये अपने पास हो गया डिस्काउंट परसेंट जो कि आ गया 20%। इसका मतलब एडिशनल 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट तो है ही सही, फिर उसके बाद 20% का और दिया। तो जब कभी भी अपन डिस्काउंट परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 + 20 करके 30% का डिस्काउंट दे दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो ये दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा ये पहला डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसी पर दिया जाएगा। तो यहां पर पहला डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आई वो ये है। तो अब ये जो डिस्काउंट दूंगा मैं 20% का, ये इस पूरी वैल्यू पे दूंगा। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितना बन जाएगा 80%। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो देखिए 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो गया। 12 का 9 बार में 108, 108 × 8 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64 की 4, 6 कैरी चला गया और 8 एकम 8, तो 864 बन जाएगा। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 86.4। तो ये हो गया उसका एक टॉय कार का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर अपन से ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए अपन यहाँ पर एक टॉय कार में जितना % का लॉस है उतना ही सम में होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं 90 रुपए की कार को उसने 86.4 में बेचा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि 3.6 रुपए का लॉस है, कितने पे 90 रुपए पे। तो यहाँ से आप लॉस परसेंटेज उसका कैलकुलेट कर लीजिए और एक टॉय कार पर जितना लॉस होगा उतना ही सारी पे मिला के होगा। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से ये 0.4 बार में और 0.4 × 10 मतलब 4%। तो ओवरऑल उसको 4% का लॉस है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर काफी लोगों को डाउट होगा कि अपन ने 200 कार डोनेट कर दी तो फिर ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इसको अपन ने उन 200 कार का क्यों नहीं लिया। तो देखिए हमेशा कभी भी अगर आप डोनेट करें या कुछ भी करें, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने जब वो कार बनाई थी तो उसको तो उसकी लागत पड़ी थी, उसको आप हटा नहीं सकते। इस वजह से इस 90,000 में से उन 200 कार का कॉस्ट प्राइस मैंने नहीं हटाया, इस 90,000 को मैंने डायरेक्ट 1000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर यहां पर अपन को एक कार का ही कॉस्ट प्राइस दिया जाता, मतलब मान लेते हैं कि उसने टोटल कॉस्ट प्राइस की जगह सिंगल कार का कॉस्ट प्राइस दिया जाता, मान लेते हैं 90 रुपए देता, तो फिर इस 90 को सबसे पहले अपन 1200 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट प्राइस अपन को पड़ता वो पड़ता 90 × 1200। फिर इस टोटल कॉस्ट प्राइस को अपन 1000 में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो वहां से अपन को 1000 टॉय कार पे पर कार कॉस्ट प्राइस निकल के आता। लेकिन यहां पर उसने टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है जिसको अपन डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। A retailer marks an air conditioner 80% above its cost price. He offers a first discount of 25% on the market price. During a festive offer, an additional discount of 10% is applied on the already discounted price.
तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रिटेलर है जो कि एयर कंडीशनर की मार्क प्राइस को कोस्ट प्राइस से 80% ऊपर मार्क करता है। तो कोस्ट प्राइस में बोल सकता हूं, अगर मैंने मानी 100 तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, इस पे 80% ऊपर मार्क कर रहा है, 100 का 80% मतलब 80, तो कितना हो गया 180, 100 प्लस 80 180। फिर बोला जा रहा है कि सबसे पहले पहला डिस्काउंट वो 25% का देता है, उसके बाद फेस्टिवल ऑफर में 10% का एडिशनल डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस पर। वो यहां पर डिस्काउंटेड प्राइस लिख के दे या नहीं दे, आपको यही मानना है कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा पहला डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसी पर दिया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा सक्सेसिव ही दिया जाता है। यहां पर तो उसने लिख के भी दे रखा है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर 10% का दिया, लेकिन नहीं लिख के देता तब भी यही मानना था। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 180 पे सबसे पहले पहला डिस्काउंट उसने दिया 25% का, तो कितनी वैल्यू बन गई 100 माइनस 25 मतलब 75%। फिर दूसरा डिस्काउंट उसने दिया 10% का, तो 100 माइनस 10 मतलब 90%। तो ये अपनी हो गई ओवरऑल सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस जो है वो अपन को दे रखी है 15,552, तो ये पूरी वैल्यू बन गई 15,552 के बराबर। अपन से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है जिसको अपन ने 100 के बराबर माना था। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 25 से 3 बार में, ये 25 से 4 बार में, और ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आप 18 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 18 से कितनी बार में जाएगा ये, तो देखिए ये 18 का सबसे पहले तो 8 बार में चला जाएगा 144, 155 माइनस 144 करेंगे 11, 11 का मतलब बन गया 115, 18 का 6 बार में 108, 115 माइनस 108 मतलब 7, 7 का मतलब 72, 18 का 4 बार में 72, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 से और कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 9 30 27, 27 से भी शायद हो जाएगा, 9 से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54, और फिर ये 3 से भी चला जाएगा, 3 से ये 32 बार में। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को मिल गई 32 इंटू 4, ये 4 से ये 4 उधर चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 32 इंटू 4 है, अपन को 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 32 इंटू 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 12,800 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। A 40 liter mixture contains juice and water in the ratio 5:3. How much water must be added to this mixture to change the ratio of juice to water to 2:3? तो देखिए यहाँ पे अपन को 40 लीटर का एक मिक्सचर है जूस और वाटर का, जिसका रेशियो अपन को दे रखा है 5:3। इसमें अपन से पूछा जा रहा है कि कितना वाटर मिला है सो दैट कि जो रेशियो है वो 2:3 बन जाए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मैंने केवल वाटर मिला है, जूस अभी भी उतना ही है जितना पहले था, तो जूस की क्वांटिटी को मैं सेम कर देता हूँ। पहले 5 यूनिट था, अब 2 यूनिट हो गया, तो बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, तो ये बन गया 10:6, और ये बन गया 10:15। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जूस बराबर है, इसका मतलब वाटर मैंने मिलाया, और वाटर कितना मिलाया 6 से 15, दैट मीन्स की टोटल 9 यूनिट वाटर मैंने मिलाया है। अब 9 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहां पर अपन को क्या दे रखा है कि 40 लीटर का मिक्सचर है और रेशियो क्या है 10:6, तो 10 + 6 16, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 40, और 9 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहां पर आप डायरेक्ट चाहे तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 16 का ये कितनी बार में चला जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.5, तो 9 × 2.5 मतलब कितना बन गया 22.5। ऑप्शन नंबर 2, इसका मतलब 22.5 लीटर पानी मुझे मिलाना पड़ेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको अपन इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा, और प्रॉपर का मतलब होता है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा। तो यहां पर ऑब्वियस है कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा, वो कभी भी प्रॉपर में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो न्यूमरेटर आएगा वो बड़ा ही आएगा। तो ये बन गया 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्लस 3.6 माइनस 1.9। तो यहां पर इसको अपन फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, बिकॉज अपन को आंसर भी फ्रैक्शन में ही लेना है, सॉरी फ्रैक्शन नहीं डिसिमल में। तो 5/2 करेंगे तो 2.5, 2.5 प्लस 3.6 माइनस 1.9, तो ये आपके पास बन गया 6.1 माइनस 1.9, दैट इज 4.2। ऑप्शन नंबर 1। A is able to complete a task in 15 days while B take 20 days to finish the same task. If they collaborate and work together for 4 days, what fraction of the work will still remain? तो देखिए बोला जा रहा है A किसी काम को 15 दिन में कर देता है, जबकि B को 20 दिन लगते हैं सेम काम करने में। फिर अपन से बोला जा रहा है कि दोनों जो है साथ मिलकर काम करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अब कितना वर्क इनकम्प्लीट रह गया।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे टोटल वर्क कुछ मान लीजिए, और मानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इनका ले लीजिए एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो मैंने मान लिया टोटल काम जो है वो 60 यूनिट है। तो यहाँ पर ए हर दिन कितना काम कर रहा है, 60/15 मतलब 4 यूनिट काम कर रहा है, और बी हर दिन कितना काम कर रहा है, 60/20 मतलब 3 यूनिट काम कर रहा है। तो ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:3। अब देखिए जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हर दिन कितना काम होगा, 4 + 3 7 यूनिट काम होगा। 4 दिन तक उन्होंने काम किया तो टोटल कितना काम हुआ, 7 × 4 मतलब 28 यूनिट। 60 में से 28 यूनिट काम हो चुका है, तो अब कितना काम बाकी रह गया, तो 60 - 28 मतलब 32 यूनिट काम बाकी रह गया, कितने में से, 60 में से। तो ये फ्रैक्शन जो है बाकी रह गया, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 से 8 बार में, 4 से 15 बार में, तो 8/15 यूनिट काम बाकी रह चुका है। ऑप्शन नंबर 3। अरेंज दी फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे अपन को इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके यहां पर अपन डिस्कस करते हैं। पहला तरीका तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन के ऊपर काफी बढ़िया क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। तो यहां पर आप देखिए जो 5 है ये 9 के आधे में 0.5 ज्यादा है। 9 का आधा मतलब 4.5, 4.5 में अगर मैं 0.5 ऐड करूंगा तो 5 आएगा। सेम तरीके से ये 4 भी जो है वो 7 के आधे में 0.5 ज्यादा है, और 3 भी 5 के आधे में 0.5 ज्यादा है, और 2 भी 3 के आधे में 0.5 ज्यादा है। तो 5 को मैं लिख सकता हूं 4.5 + 0.5, 4 को मैं लिख सकता हूं 3.5 + 0.5, 3 को मैं लिख सकता हूं 2.5 + 0.5, और 2 को मैं लिख सकता हूं 1.5 + 0.5। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे ये 4.5, 3.5, 2.5 और 1.5, ये जो चारों नंबर है ये इनके डेन्यूमिनेटर के आधे के बराबर है, और 0.5 सब में सेम है। दैट मीन्स कि ना तो यहां पर ये 4.5 इफेक्ट डालेगा, ना ही 0.5 इफेक्ट डालेगा। तो इफेक्ट क्या डालेगा, इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर डालेगा। मैं बोल सकता हूं कि जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा वही नंबर ओवरऑल सबसे बड़ा। तो यहां पे सबसे छोटा डेनोमिनेटर आपको किसका दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2/3 जो है वो सबसे बड़ा होगा। यहां पर अपन को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। दैट मीन्स कि जो नंबर सबसे बड़ा वो सबसे आखिरी में आएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज इसमें 2/3 आखिरी में है, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, तो जब आप इनके डेनोमिनेटर से इनको डिवाइड करेंगे, ये 9 से डिवाइड होगा, फिर ये अपना 7 से डिवाइड होगा, ये अपना 5 से डिवाइड होगा, और ये अपना 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4.5/9 ये तो बन गया हाफ, प्लस 0.5/9 ये भी बन गया हाफ, प्लस 0.5/7 ये बन गया हाफ, प्लस 0.5/5, और ये बन गया हाफ प्लस 0.5/3। अब आप देखिए यहां पे चारों में मैं सेम चीज को ऐड कर रहा हूं हाफ को, तो वो इनके क्रम पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा, इनका ऑर्डर वही रहेगा जो 0.5/9 0.5/7 का रहेगा। वही सेम चीज हाफ को ऐड करने पे आएगी, क्योंकि सेम चीज को अगर अपन ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे ऑर्डर नहीं बदलता, ऑर्डर सेम रहता है। दैट मीन्स कि ये हाफ का कोई फर्क नहीं है, इसको आप हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाफ को हटाने के बाद जो नंबर अपने पास बचेंगे उन सबके न्यूमरेटर सेम है, 0.5 0.5 0.5, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड होगा, जो डेन्यूमिनेटर है वही डिसाइड करेगा इनका ऑर्डर। और अपन जानते हैं कि कभी भी डेन्यूमिनेटर जो होता है, मतलब जैसे अगर डेन्यूमिनेटर सबसे बड़ा जितना बड़ा होगा उतना ही ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डेनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा, फिर इसका सेकंड नंबर पे तो ये सेकंड नंबर पे होगा, इसका थर्ड नंबर पे तो ये थर्ड पे होगा, और ये सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे ऑर्डर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक तरीका तो ये हुआ ही सही, ये वाला तरीका हर क्वेश्चन में तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पे नंबर कुछ इस तरीके से थे इस वजह से हो गया। और ये जो तरीका है अगर आप इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दूसरे तरीके की यहाँ पे मैं बात करूं तो वो होता है अपने पास डिफरेंस मेथड। तो इनका अपन को लेना है डिफरेंस 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3। इनका आप डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस लेना है। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। अब अपन को करना क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस को बराबर करना होता है। डिफरेंस बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। 4 3 2 1 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का 3 बार में 12 होता है तो 3 पंजे 15। इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 का 4 बार में 12 तो 4 चौको 16, 2 का 6 बार में 12 तो 6 3 18, और 1 का 12 बार में 12 तो 12 दूनी 24। अब यहाँ पर जो नंबर सबसे बड़ा वही आपका ओवरऑल भी बड़ा, तो यहाँ पे जो क्रम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये कहाँ से मिले आपको, ऊपर से मिले
तो इनका सीक्वेंस भी इस तरीके से ही होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2/3 सबसे बड़ा, 5/9 सबसे छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। Two oil price at 90 per kg and 150 per kg are blended and sold at 144 per kg, achieving a profit margin of 20%. What is the ratio of the two oil in the mixture? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो तरह के ऑयल है, एक है 90 पर केजी का और एक है 150 पर केजी का। इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको 144 पर केजी पर बेचा जाता है, जिसपे 20% का प्रॉफिट भी अपन कमा रहे हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो जब कभी भी अपन मिक्सचर की बात करते हैं तो उस केस में कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे जो 144 पर केजी ये सेलिंग प्राइस है, जो कि 20% के प्रॉफिट के बाद आ रहा है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो 20% मिलाने के बाद जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 120%। तो ये 144 जो है वो 120% की वैल्यू आपको दे रखी है, और कॉस्ट प्राइस को अपन ने कितना माना था? 100% माना। तो 100% की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। 12 से 10 बार में, 12 से 12 बार में, तो 10% की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। दैट मीन्स की कितना आ गया? 120। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस अपने पास बढ़ा वो पड़ा 120 रुपए। तो अब आप यहाँ पे मिक्सचर एंड डेलीगेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये आ गया 90 पर केजी, ये है 150 पर केजी, और मिला के बन गया 120 पर केजी का। तो कुछ इस तरीके से एरो बना लीजिए, और जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। 150 माइनस 120 करेंगे तो 30, और 120 में से 90 घटाएंगे तो वो भी 30। तो यहाँ पे क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। दैट मीन्स की दोनों ऑयल को अपन ने 1:1 में मिक्स किया है। इनको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1। 3 पाइप A, B and C are capable of filling a tank in 6, 8 and 12 आवर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए 3 तरह के पाइप है। A पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर देता है, B पाइप 8 घंटे लगाता है, और C पाइप जो है वो 12 घंटे लगाता है। फिर बोला जा रहा है कि जब तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाता है तो वो शुरुआती 2 घंटे के लिए खुलते हैं, उसके बाद पाइप C को बंद कर दिया जाता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट दी फिल द टैंक आफ्टर दैट। तो 2 घंटे के बाद और कितना समय लगेगा टैंक को भरने में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? टैंक की टोटल कैपेसिटी कुछ मानेंगे, और उसके लिए अपन इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो 6, 8 और 12 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपके पास 24 के बराबर। तो 6 का 4 बार में 24, 8 का 3 बार में, 12 का 2 बार में। तो ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। मतलब जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी मैंने मान ली 24 लीटर। ए पाइप उसको 6 घंटे में भरता है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा? 4 लीटर। बी पाइप हर घंटे 3 लीटर, और सी पाइप हर घंटे 2 लीटर। ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए 2 घंटे के लिए तीनों पाइप को साथ में खोल रहे हैं, तो कितना हर घंटे कितना पानी जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9। दैट मीन्स कि हर घंटे 9 लीटर पानी जाएगा। 2 घंटे तक कितना पानी चला जाएगा? 9 × 2 मतलब 18 लीटर पानी उसमें चला जाएगा। टोटल टैंक के 24 लीटर का 18 लीटर उसमें जा चुका है। तो अब कितना बचा? 24 माइनस 18 मतलब 6 लीटर बचा। अब ये जो 6 लीटर है वो ए और बी मिलकर भरेंगे, बिकॉज सी पाइप को अपन ने बंद कर दिया, और ए और बी मिलकर 1 घंटे में 4 + 3 7 लीटर पानी भरते हैं। तो ये 6 लीटर भरने में उनको कितना टाइम लगेगा? तो मैं बोल सकता हूं 6/7। दैट मीन्स कि वो 6/7 घंटे में बाकी बचे हुए टैंक को भर देंगे। ऑप्शन नंबर 1। ए बुलेट ट्रेन कवर्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस इन 30 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 240 km/h। ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस इट नीड्स टू बी डाइवर्टेड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 20%। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बुलेट ट्रेन है जो कि 240 km/h की स्पीड से चलती है, और ये 30 मिनट में एक फिक्स डिस्टेंस तय करती है। फिर बोला जा रहा है कि ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से उसको अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ता है। इस वजह से वो पहले के मुकाबले 20% ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। अपन से पूछा जा रहा है कि अगर उसको सेम टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो उसकी नई एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बोल सकता हूँ कि दोनों केस में टाइम बराबर है। तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो उस केस में डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस के रेशियो की बात करूं तो बोला जा रहा है कि 20% ज्यादा डिस्टेंस तय करती है। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। मतलब अगर पहले 5 किलोमीटर तय करती थी तो अब 6 किलोमीटर तय करेगी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो, और सेम रेशियो स्पीड का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 240, तो 6 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो 5 से कितनी बार में है? 5 से 4 बार में 20, और 8 बार में 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 × 48। तो 8 का 6 बार में 48 के 8, 4 के लिए चला गया, तो ये आ गया 288 km/h। ऑप्शन नंबर 3। 2 cars X and Y start from point 360 km apart and travel at constant speed. If they move toward each other, they meet in 4 hours. If they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of car X? तो देखिए बोला जा रहा है कि 2 कार है X और Y,
तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक कार x यहाँ पर है और दूसरी कार y यहाँ पर है। अब अगर ये एक दूसरे की तरफ आती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन को दे रखा है 360 किलोमीटर। अगर ये एक दूसरे की तरफ आती है तो फिर 4 घंटे में मिलती है। और अगर ये सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चलने का मतलब है कि x इस डायरेक्शन में चल रहा है और y भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर उस केस में ये 12 घंटे में मिलते हैं। तो अपन से x की स्पीड पूछा जा रहा है। तो देखिए जब कभी भी दो कार सेम डायरेक्शन में चलती है तो उस केस में इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, जिसको अपन अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है दोनों की स्पीड का सम। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 4 घंटे लगते हैं, डिस्टेंस है 360 और स्पीड हो जाएगी दोनों का सम, लेट्स से x प्लस वाई। और जब वो सेम डायरेक्शन में आती है तो उस केस में 12 घंटे लगते हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा 360 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो यहां पर अपन से x की स्पीड पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर आप देखिए 4 से 90 बार में, ये 12 से 30 बार में, तो x प्लस वाई आ गया 90, x माइनस वाई आ गया 30। तो x कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 90 और 30 120, 120 बटा 2 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1। A circular pizza having a radius of 21 cm, if 75% of it is eaten, what is the area of pizza remaining? तो देखिए एक सर्कुलर पिज्जा है कुछ इस तरीके का। अब बोला जा रहा है कि इसका 75% पार्ट जो है वो खा लिया जाता है, तो जो बाकी रिमेनिंग पिज्जा बचा उसका एरिया क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 75% खा गया तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। तो अपन को 25% का एरिया बताना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका निकालना है 25%। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू पाई को अपन ले लेते हैं 22/7 और रेडियस अपन को दे रखी है 21। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 से ये चला जाएगा अपने पास 11 बार में, बाकी तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 21 इंटू 21 होता है अपने पास 441 और ये बनना अपने पास 11/14। तो अब आप देखिए 11/14 करे या फिर 22/7 की जगह अपन 3.14 मान लेते तो भी अपना काम चल जाता, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन अब ठीक है अपन ने लिख दिया तो लिख दिया। 11/14 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 0 पॉइंट कितना बनेगा ये अपने पास 110। 110 का मतलब बन गया आपके पास 14 का 7 बार में, है ना 98। या फिर 7 की जगह इसको 8 बार में मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 14 का 8 बार में 112 होता है। तो इसको मैं 0.8 मान लेता हूँ, बिकॉज जो ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर है, इस वजह से मैंने इतना अप्रोक्सीमेशन कर लिया। ये 8 है कम 8, 8 का 4 बार में 32 की 2, 3 कैरी चला गया, 8 चौको 32 और 3 35, तो 352.8, तो उससे थोड़ा कम ही आएगा। उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। A ring shaped disc has outer radius 10 cm and inner radius 7 cm. What is the approximate ratio of the ring area to the whole outer circle? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रिंग शेप डिस्क है, मतलब कुछ इस तरीके की, जिसका आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ इस तरीके की अपनी एक रिंग हो गई। आउटर रेडियस मतलब ये पूरा रेडियस आपके पास 10 है और इनर रेडियस मतलब ये रेडियस आपके पास 7 है। तो अपन से रेशियो ऑफ रिंग एरिया टू दी होल आउटर सर्किल, तो रिंग एरिया कौन सा है, तो रिंग एरिया ये बीच वाला है, ये वाला, और होल आउटर सर्किल मतलब ये पूरा सर्किल। तो यहां पे देखिए रिंग एरिया कह सकता हूं मैं बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और बाहर वाला सर्किल मतलब पाई R1 स्क्वायर। R1 यहाँ पे मैंने बड़ा लिया है ना, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को अपन घटाएंगे। तो यहाँ पे R1 हो गया 10, पाई तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। R1 हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, और R2 हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49, रेशियो 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपके पास बन गया 51:100। तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए अप्रोक्सीमेट आपसे पूछा जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेट के हिसाब से मैं ये लगभग डबल बोल सकता हूँ इसको,
तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1:2 बोल सकते हैं। ऐसे रेशियो में वैसे कभी भी अप्रोक्सीमेट जैसी चीजें नहीं की जाती। अब उनने दिया है तो ये ऐसे नहीं देना चाहिए, कायदे से तो क्वेश्चन गलत है ये। रेशियो कभी भी आप अप्रोक्सीमेट नहीं बोल सकते, रेशियो रेशियो होता है। रेशियो का मतलब ये है कि उसको आप जितना सिंपलेस्ट कर सको, तो उसमें भी फिर अगर आप अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करोगे तो फिर क्या फायदा, वो तो कोई चीज ही नहीं हुई अप्रोक्सीमेशन जैसी। तो लेकिन अगर आप आंसर बोलना चाहोगे तो आप ऑप्शन नंबर 1 बोल सकते हो। ए बाइसाइकिल व्हील हैविंग ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन ए क्वार्टर टर्न। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बाइसाइकिल व्हील है जिसकी रेडियस अपन को दे रखी है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि एक क्वार्टर टर्न में वो अपने सर्कमफ्रेंस का कितना परसेंटेज इस्तेमाल करेगा, मतलब कितना पार्ट इस्तेमाल करेगा। तो देखिए जब कभी भी कोई भी व्हील की बात की जाती है तो एक व्हील उतना ही डिस्टेंस तय करता है जितना उसका सर्कमफ्रेंस होता है। जैसे यहाँ पे ये व्हील है, व्हील हमेशा सर्कुलर शेप में अपन मान के चलते हैं, तो इसका जितना सर्कमफ्रेंस होगा ये उतना ही डिस्टेंस तय करेगा। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये जमीन पे अड़ा हुआ है, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है, तो ये जो पाथ कवर करेगा दिस इज इक्वल टू होगा इसके सर्कमफ्रेंस के, इस व्हील का जो सर्कमफ्रेंस होगा और ये जो पाथ होगा वो बराबर होगा। तो अगर ये क्वार्टर टर्न ले रहा है, क्वार्टर मतलब 1/4, तो 1/4 टर्न लेने का मतलब है कि ये अभी 1/4 चला, तो 1/4 चला इसका मतलब इसने अपने सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट इस्तेमाल किया। तो जो परसेंटेज होगा 1/4 का मतलब क्या हो जाता है 25%, तो एक तरीके से 25% ही सर्कमफ्रेंस का इस्तेमाल हुआ। द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 5 पासेस थ्रू 1,8 फाइंड m। तो देखिए ये जो लाइन है वो 1,8 से पास हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 1,8 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और जब कभी भी आपको इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो इसमें पहला वाला हमेशा x होता है और दूसरा वाला हमेशा y होता है। ये चीज फिक्स है, ये कभी भी नहीं बदलेगी जब तक कि क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया जाए। वो हो सकता है ऐसा बोल दे कि भाई किसी पैरेलल वर्ल्ड में y, x कोऑर्डिनेट होते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस केस में आप बोल सकते हो। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया जा रहा तब तक आपको मान के चलना है कि पहला वाला x है, दूसरा वाला y। तो x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे अपन इसमें सेटिस्फाई कर देते हैं, तो 8 इक्वल टू m इंटू 1 प्लस 5, तो m कितना आ गया 8 माइनस 5 मतलब 3, तो m इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है, जब कभी भी आपको इस तरीके से क्यूब लगा के दिया जाता है तो फिर अगर ये इन दोनों का सम इसके बराबर होता तो उस केस में तो अपन डायरेक्टली बोल सकते थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 31 प्लस 18 मिला के 37 होता तो उस केस में फिर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा, तो फिर ये फॉर्मूला तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पे मैं क्यूब करने जाऊंगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, उससे भी कोई फायदा नहीं है। यूनिट डिजिट से अगर मैं करूँ तो चारों की यूनिट डिजिट बराबर है, तो उससे भी नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर अपन क्या करें, डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए डिजिटल सम का इस्तेमाल करते वक्त आप जानते हैं कि जो डिजिट्स का सम होता है उनको अपन को देखना होता है। 3 + 1 4, 4 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 का अगर डिजिटल सम करेंगे तो 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1। फिर 1 + 8 9, और 9 आ गया, दैट मीन्स की डिजिटल सम क्या आ गया 0 आ गया। फिर 3 और 7 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, तो इस पूरे का 1 आ गया, और 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो ये आ गया -1 प्लस 2 और 1 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तो अपना कैंसिल आउट हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया +3। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूंगा तो सारे ऑप्शन अपने पास नेगेटिव में है, तो फिर कैसे आंसर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम को भी नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। अब डिजिटल सम को कैसे नेगेटिव में बनाया जाए, तो देखिए जिस तरीके से रिमाइंडर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऐड करते हैं, यूनिट डिजिट को भी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए +10 ऐड करते हैं, उसी तरीके से डिजिटल सम को भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए 9 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, इसमें 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 9 मतलब -6, तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा -6 के बराबर। अब चलिए देखते हैं, 3 6 9 हटा दीजिए, 8 और 1 9 हटा दीजिए, इसका डिजिटल सम आ गया 0, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 1 और 8 9 हटा दीजिए, 4 और 2 6, तो यहां पर आप देख सकते हैं माइनस साइन आगे में है, 6 आ गया, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। एक बार बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि कहीं किसी और में तो -6 नहीं आ रहा ना, तो 4 5 9 हटा दीजिए, तो ये कितना हो गया 6 और 7 13, 13 का मतलब बन गया 1 + 3 4, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 4 और 5 9, तो 2 और 3 5, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपके लिए आती रहेगी।
मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।